हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, ये हमारा जो इस वीडियो का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा अच्छे से डिटेल्स में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपने आगे स्ट्रक्चर की तरफ, इस वाले फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो ये देखिए, ये रही आपके सामने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, क्या चीज़ है ये, क्या फंडा, इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज फोकस ऑन दिस वर्ड्स responsibilities and authorities and mutual relationship among all employees working in enterprises are clearly defined। मतलब इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो भी लोग वहाँ पर हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, उनकी जो काम सौंपे गए हैं उनसे रिलेटेड क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उनकी अथॉरिटीज़ हैं, इन सबको इसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है। या फिर कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका मैनेजर है, क्या है, सब चीज़ों को इसमें, इनके रिलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको भी इसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ओके गाइस, तो अब जरा एक बार इसके फीचर्स देखिए, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। तो फीचर्स एक बार देख लेते हैं। तो ये लीजिए, हाजिर है आप सभी के सामने इसके फीचर्स। तो देखिए, फर्स्ट फीचर की बात करें, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है, लोगों को, जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये डिफाइन कर दिया जाता है क्लियरली कि आपके रिलेशंस क्या है, जो काम आप कर रहे हैं। जैसे आपका जो है, आपके मैनेजर्स के साथ क्या रिलेशन है, वर्कर्स के साथ क्या रिलेशन, तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ें जो है क्लियरली डिफाइन कर दी जाती हैं। सेकंड देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या है, काम को बांटा जाता है। ओके, ये जो है किस पर बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ वर्क पर। इट इज इम्पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है। इसमें क्या है, जो रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अथॉरिटीज है, जो बता दिए हैं, सिर्फ उन्हीं का ही उनको फॉलो करना है, उन्हीं को ही सिर्फ पालन करना है, अपने पास से पर्सनली कुछ नहीं है। तो ये इम्पर्सनल होता है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये जानबूझकर बनाया जाता है। डेलिबरेटली इट मीन कि जानबूझकर इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सही से ईजिली फुलफिल कर सकें। तो इसलिए क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर बनाई जाती है। इट इज़ मोर स्टेबल मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल, मतलब स्थायी, एकदम सीधे, टाइट, है ना। तो ये जो है स्टेबल होती है, किस लिए, क्योंकि इसमें जो है वर्कर्स वगैरह जो है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कहने से हम चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है स्टेबल नहीं है। इसमें हम किसी के भी इच्छा अनुसार, अगर कोई भी हाँ जी एम्प्लॉय कह रहा है कि हाँ ये चेंज कर दो, ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो एक बार फिक्स कर दिया गया तो मतलब कर दिया गया है, तो इसलिए इसे बोला गया है इट इज़ मोर स्टेबल। ये कुछ इसके फीचर्स थे। तो अब आपको जरा बताऊं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैंने आपको हर चीज़ के बता रखे कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, किसी के लाभ होते हैं तो किसी की कुछ ना कुछ हानि भी होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स और लॉस, सब चीज़ों की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सब चीज़ें हम एक बार डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये रही इसकी एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज देखिए, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब इसमें जो है सबकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, कि हाँ तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये इस तरीके से करना है, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ इस चीज़ की जिम्मेदारी से तुम ही संभालोगे। ओके, तो ये तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी हो गई। अब अगर उस जिसको अकाउंटेबिलिटी दी जाती है उससे कुछ भी गलती हो जाए, या उसने उस काम को नहीं किया, कुछ भी गलती हो गई, तो उसको अकाउंटेबल हम कह सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट की बात करें, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। इसमें जो काम है उसको ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब कि काम को दोबारा नहीं किया जाता, इसमें बार बार काम को नहीं करना पड़ता। वो क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ और सबको रूल्स, प्रोसेस, सब चीज़ें बता दी जाती हैं।
कि हाँ आपका ये काम है और इस तरीके से करना है, आप सिर्फ इसी के ही काम को संभालोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, अकाउंटेबल हो आप इसके, ये सब चीज़ें उन्हें बताई जाती है। तो इसलिए जो है कोई भी काम अगर गलती से दोबारा नहीं करना पड़ता, या कोई काम छूटता नहीं है कि ऐसा हो जाए कि हाँ कोई काम छूट गया गलती से, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम को डिवाइड किया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटी, रिलेशनशिप, सब चीज़ें क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट थर्ड बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। सभी को जो है यहाँ पर जो कमांड होती है वो एक जैसी दी जाती है ना, तो इसमें जो है यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल है। ठीक है, सबको जो बता दिया गया सिर्फ वही करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अपने पास से कोई कुछ नहीं करता। तो इसलिए इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल होती है। तो इसकी कुछ एडवांटेज थी, अब एडवांटेज है तो भाई डिसएडवांटेज भी होनी है। तो ये लीजिए हासिल आपकी डिसएडवांटेज। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी डिले इन वर्क। डिले इन वर्क का क्या मतलब है, आप सभी जानते हैं डिले मतलब देरी होना, तो काम में देरी होना, वर्क इज काम। तो डिले इन वर्क यानी कि काम में देरी होना, वो क्यों होती है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। वो काम में देरी इसलिए होती है क्योंकि भाई सभी काम को एक रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ किया जाता है। सभी के रूल्स होते हैं कि इस काम को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये इसमें काम में बहुत ज़्यादा देरी होती रहती है, इसलिए बोला है डिले इन वर्क। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है, मैंने आपको बताया क्योंकि ये इम्पर्सनल है, तो कोई भी अगर कहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, या ये मैं कर सकता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूँगा, ऐसा वैसा, तो ये जो है कोई भी इसमें जो इनिशिएटिव्स जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। ओके गाइस, तो ये था हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब हमारी डिसएडवांटेज जो है यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हम और आगे जो है इसके नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने पूरी डिटेल्स में पढ़ी, आई होप कि आपको पसंद आ गई होगी। सो गाइस, अभी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके गाइस, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा दोबारा से अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स इन वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड्स। जो हमारी कुछ पर्सनल नीड्स होती है किसी सिचुएशन में, तो उसमें आपस में क्या होता है, एक नेचुरल ग्रुपिंग बन जाती है लोगों की, है ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जैसे फॉर्मल में तो तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी सबको बता दिए, रूल्स वगैरह बता दिए सबको कि आपका ये है, ये है, ये है। पर इसमें क्या होता है, ये अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, आपके मान लीजिए क्लास में आपको आपके टीचर ने बताया कि आपकी जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ना है, और आपके जो रूल्स वगैरह हैं कि आपको अपनी चीज़ों को अच्छे से रखना है, सब चीज़ों को आपस में लड़ना झगड़ना ये सब नहीं है, अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, चलो आपने अपनी क्लास में तो ये सब मेंटेन कर रखा है टीचर्स के कहने पर। अब दूसरी क्लास का कोई बच्चा है, वो उसके साथ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मान लो उससे बात करने लगे, है ना, तो बात करते करते अब आपके साथ क्या हुआ, उसका मेल भाव अच्छा बनने लगा, आपकी बातचीत उससे अच्छे से हो रही है, एकदम आराम से हो रही है। दूसरी क्लास के बच्चे आपकी क्लास से बातें कर रहे हैं एकदम आराम से, है ना। कुछ उन्हें अगर किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी क्लास से पूछ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे पूछ रहे हैं, एक ऐसे ग्रुपिंग हो रही है, आपस में ग्रुपिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये वाला जो आपका जो यहाँ पर एक अनुशासन बन गया है ना, एक डिसिप्लिन जो बन गया, वो क्या हुआ, वो अपने आप बन गया। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सेम मतलब वही है। ओके गाइस, तो चलिए अब इसके भी फीचर्स वगैरह, जो फीचर्स है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सबकी बातें करते हैं। अब देखो भाई फीचर्स,
इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अभी आपको बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर कैसे आधारित है, कैसे बेस्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये इसलिए क्योंकि इसमें जो है लोग आपस में खुद से ही अपना एक रिलेशन बना लेते हैं, अपना डिसिप्लिन बना लेते हैं। तो इसलिए क्या है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही ना, पर क्या है ये आपस में अपने आप हो रहा है, ये इनफॉर्मली नहीं है, फॉर्मली हो रहा है काम। सॉरी, ये काम इनफॉर्मली हो रहा है। हाँ ठीक है, वो फॉर्मली वहां किया जाता है और यहाँ पर इनफॉर्मली हो रहा है। इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। वहां पर था डेलिबरेटली क्रिएटेड, बट यहाँ है नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। मतलब जानबूझकर नहीं बनाया जाता, अपने आप बन जाता है। क्योंकि ये कोई आके थोड़ी ना बताया जा रहा है, कि कोई बड़ा आके थोड़ी ना बता रहा है कि आपको आप आपस में ऐसे करो, है ना, या फिर आपस में पूछो उनसे, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे भाई। आपको तो सिर्फ नॉर्मली टीचर्स ने आकर ये बताया कि आप दूसरी क्लास के बच्चों से आपस में ना कुछ बात करें वरना बेकार में लड़ाई होगी, तो आप अपनी क्लास का ही डिस्टेंस मेंटेन करें, आपस में ही बात करें। पर क्या हो रहा है, दूसरी क्लास के बच्चे आकर अपना पर्सनली उन्होंने क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो ये है डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये जानबूझकर नहीं बनाई जाती, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। थर्ड है इट इज पर्सनल, पर्सनली काम हो रहा है ना, ये किसी के कहने पर नहीं हो रहा है, ये आपस में लोग बच्चों ने क्या हुआ, आपस में अपनी ग्रुपिंग कर लिया, अपनी खुद रिलेशन बना लिया, अपना खुद का डिसिप्लिन बना लिया। ओके गाइस, नेक्स्ट है इट हैज नॉट रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। वहां पे क्या होता था, रूल्स एंड प्रोसीजर सब चीजें बताई जाती थी आपको, बट यहाँ रूल्स और प्रोसीजर रिटर्न में नहीं होता। कभी भी लड़ाई हो बच सकती है ना, कभी भी खून खराबा हो सकता है, बट अभी नहीं होगा क्योंकि वापस में अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इट हैज नॉट रूल्स एंड प्रोसीजर, इसमें जो है रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते। फिफ्थ, इट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है ना। कैसे होती है भाई स्टेबिलिटी की कमी, बताते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर जो है पर्सनली सारा काम हो रहा है, खुद के बनाए हुए हैं, तो खुद में चेंजेस भी हो सकते हैं। अपनी चीज में तो अपनी चीज तो अपनी होती है ना, कुछ भी करो, चाहे दूसरे के किराए की चीज़ है भाई, वो रूल्स और जो टीचर्स ने आपको बता दिया हो तो भाई टीचर के उसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। पर बच्चे तो आपस में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बच्चे आपस में जैसे भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से भी टीचर ने बेशक कह दिया कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, पर बच्चे अपने तरीके से घर में आकर कैसे भी रह सकते हैं। घर में बच्चे कैसे ही पढ़ सकते हैं अपने, उनका मन करेगा वो लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, खड़े होकर पढ़े, है ना। स्कूल में तो क्या, आज ही सीधे बैठ जाओ डेस्क पर, ऐसे हाथ रखो और चलो भाई पढ़ना शुरू कर दो, है ना। बट घर में ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी है, इसमें क्या है स्टेबिलिटी की कमी होती है। जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्थायित्व जो होता है उसकी कमी होती है। तो ऐसे कुछ फीचर्स थे। अब जरा इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रही आपकी एडवांटेज। फर्स्ट है आपकी एडवांटेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि सारा काम आपस में इनके होता है, तो इसमें क्या है जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो इसलिए क्या है जो इनकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो इनकी बातचीत है वो जल्दी से जल्दी इनकी एक की बात दूसरे तक जल्दी पहुंचती है, टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये इनफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, फुलफिल द सोशल नीड्स, जो सोशल नीड्स है उन्हें फुलफिल करती है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जो सेम नेचर के लोग होते हैं, जैसे जिनका काम सेम है। अब आपकी क्लास में हाँ, जैसे कि आपकी क्लास मान लो कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, तो आपस में बच्चे मैथ्स पढ़ने बैठ गए उनके साथ, जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके साथ जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने काम के हिसाब से क्या करेंगे, ग्रुपिंग बना लेंगे, है ना, और उस काम को फिर वो उसी तरीके से करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सोशल नीड्स है वो इजिली फुलफिल होती है। थर्ड देखिए, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सकता है। वो कैसे, कि लोगों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में आप टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप हिचकिचा रहे हो, पर घर पे आके उसको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, स्कूल में नहीं कर पा रहे, है ना। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दबाव होता है या कुछ आपको डर लगता है एक तरीके से। इस तरीके से आप वहाँ पर ढंग से नहीं पढ़ पाते स्कूल में, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स वगैरह है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से आपको वहाँ
नहीं पढ़ पा रहे, आपको डर ज़्यादा लगता है, पर घर पर आकर क्या है, आप आसानी से खुल के पढ़ रहे हैं, आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है और ढंग से पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या है, इसमें दबाव नहीं होता एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो वो काम को क्या है आसानी से करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है इससे ईजिली फुलफिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एडवांटेज थी। नेक्स्ट जरा अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें। डिसएडवांटेज देखिए, तो फर्स्ट है इट क्रिएट्स र्यूमर्स। र्यूमर्स आप जानते हैं सभी अफवाहें जो होती है, तो इसमें अफवाह कैसे फैलती हैं। मैंने आपको बताया कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसमें क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो लोग जो है आपस में जो भी बात करते हैं, है ना, एक दूसरे तक जल्दी एक तो बातें पहुँचती है और दूसरा क्या होता है, गलत गलत बातें ही पहुँचने लगती है, कुछ अफवाहें भी फैलने लगती है ना। आपके क्लास में भी आपने देखा होगा कुछ ना कुछ अफवाहें फैलती रहेंगी कि हाँ कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, बच्चे अफवाहें बहुत फैलाते हैं। अब जैसे आप देखिए अभी सीबीएसई का जो है रिजल्ट नहीं आया है, तो कुछ ना कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि हाँ सब बच्चे पास होंगे, सबका 100% रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा, लॉकडाउन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सीबीएसई सबको पास करेगी, है ना। तो ये सब क्या है, ये लोगों की अपनी इनफॉर्मली र्यूमर्स फैला रहे हैं। ये लोगों ने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन समझ लो कि बना ली, र्यूमर्स फैला रहे हैं। तो ये क्या डिसएडवांटेज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी र्यूमर्स वगैरह होती हैं वो सब फैलाते रहते हैं। तो इट क्रिएट्स र्यूमर्स। सेकंड, इट्स रेसिस्ट चेंज। जो चेंज होते हैं, है ना, उनका जो है इसमें विरोध किया जाता है, क्योंकि आपस में जो है कुछ भी जो भी काम हो रहा है तो इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, है ना। मैंने आपको बताया भी था पीछे भी कि इट्स लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब जो भी स्टेबिलिटी का मतलब है कि वही स्थायित्व रहता है, चेंजेस वगैरह जो है नहीं किए जाते। इसी तरीके से इसमें भी है, इट रेसिस्ट चेंज। चेंज जो है उनका विरोध करता है, अगर कोई भी चेंज कोई करने की सोचता है तो वो इसका विरोध करते हैं। तो ये थी इसकी कुछ डिसएडवांटेज। ओके गाइस, एक चीज़ और गाइस, अगर आपको पूरे और अच्छे से ये डिटेल्स में, जैसे ये डिसएडवांटेज लिखी है इनकी, है ना, ये डिसएडवांटेज जो लिखे इनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है, तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके गाइज, वहाँ से लिंक को जाइए डाउनलोड कीजिए और आप अच्छे से उनसे और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपना। तो गाइज हमारा ये वाला जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी यहीं पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद हमारी लास्ट पार्ट और बचा इस चैप्टर का, आफ्टर देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आप हमारे चैनल को जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।